हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। आज से हम इस चैनल पर जीके क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो जीके में जितने भी टॉपिक्स होते हैं, आपके हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो या फिर ज्योग्राफी या स्टैटिक पार्ट हो, सबको हम अच्छे से कवर करेंगे टॉपिक वाइज और एक स्टोरी की तरह लेकर चलेंगे ताकि आपको ज्यादा समझ में आए और बाद में जब आप पढ़े तो आपको रिकॉल रहे कि हाँ ऐसे चीजें चल रही थी। तो आपको एकदम समझाने वाला हूँ जीके को, और जीके में अगर आप इसको पूरा करेंगे सीरीज को तो जीके की टेंशन आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। ये आप चाहे एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे नेवी की, चाहे एसएससी के, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, किसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, तो उसके लिए ये काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले, क्योंकि लूसेंट बुक से ही मेनली हर गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। तो उस बुक के हम सभी पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट हम चालू करने वाले हैं हिस्ट्री को, इतिहास। इतिहास में हमारा पहला पार्ट क्या आता है? प्राचीन भारत, एंशिएंट इंडिया। तो हम इसे स्टार्ट करें। तो इस जीके की सीरीज में हम पहले तो टॉपिक को क्लियर करेंगे, उसके बाद एंड में उसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज है प्रीवियस ईयर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे ताकि अच्छे से रिवीजन हो जाए जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं और ज्यादा समय तक वो चीजें हमें याद रहें। तो इस वीडियो के एंड में भी आपको एमसीक्यू टेस्ट मिलेगा 15 क्वेश्चन का, उसे जरूर अटेम्प्ट करें। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप एक दो चीजें अपने साथ रखें ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। अपनी लूसेंट बुक अपने पास रखें, क्योंकि मैक्सिमम चीजें आपको लूसेंट से मिल जाएगी, तो वहां मार्क करते हो चले ताकि आप नेक्स्ट बार पढ़ें तो आपको पता चले कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, मुझे इन्हीं चीजों को पढ़ते हुए चलना है। साथ में एक नोटबुक रखें अपने साथ, क्योंकि कुछ फैक्ट्स मैं आपको एडिशनल बताने वाला हूँ जो आपको लूसेंट में नहीं मिलेंगे, उनको आप नोट करते हो चले। ठीक है, तो इसको एक वीडियो की तरह ना देखें, सिंपल एक क्लास की तरह लें और नोट डाउन करते हो चले, अपने नोट्स बनाते हो चले। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो यहाँ पे मैंने एज इट इज लूसेंट तो लिखा नहीं है, मैंने कुछ फैक्ट्स ऐसे बनाए हैं, एक कहानी की तरह आपको बनाने की कोशिश करी है एक टाइम सीक्वेंस में, जिससे आपको मैक्सिमम टाइम तक याद रहे। ठीक है, चाहे सबसे पहले समय कौन सा आया, उसके बाद में कौन सा समय आया, तो ऐसे ये सीक्वेंस चलेगा। आप एक बार पढ़ के देखिए, आपको इजिली याद होगा सब कुछ। तो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, तो इतिहास में सबसे पहले कौन समय आता है? प्रागैतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक मतलब प्री हिस्ट्री, प्री मतलब होता है पहले का समय, तो हिस्ट्री इतिहास से भी पहले के समय को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो सिंपल भाषा में इतिहास को कहूं तो इतिहास वो समय है जिसका लिखित विवरण हमें मिल रहा है, चाहे वो पांडुलिपि की फॉर्म में हो या बुकों की फॉर्म में हो, तो वो समय था हमारा इतिहास। तो इतिहास से भी पहले का समय वो समय है जिस समय का हमें लिखित विवरण नहीं मिलता है। तो प्रागैतिहासिक काल में मानव लिखना नहीं जानता था, तो मानव क्या करता था? चित्र बनाता था, जो भी वो देखता था उसका चित्र बनाने की कोशिश करता था, और उसी को प्रागैतिहासिक काल कहा गया जिस समय मानव चित्र बनाता था। तो मानव, शुरुआती मानव गुफाओं में रहता था, वहीं पर उसके चित्र मिले हैं हमें। तो इस समय में आपको याद रखने की क्या जरूरत है? भीमबेटका गुफा, सबसे लास्ट लाइन आपको दिख रही होगी, भीमबेटका गुफा। ये प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाएं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो शैल चित्र मतलब क्या है? शैल मतलब पत्थर, पत्थर के ऊपर चित्र बना रखे हैं। ठीक है, जो गुफाओं के पत्थर थे उसके ऊपर चित्र बने हुए हैं, वो भीमबेटका गुफाओं में बने हैं, जो कि काफी ज्यादा फेमस है। ये किस समय की गुफाएं हैं? प्रागैतिहासिक काल की, क्योंकि इतिहास में तो आदमी को लिखना आता था, वो लिख लेता था, लेकिन प्रागैतिहासिक काल में लिखता नहीं था, वो चित्र बनाता था। तो भीमबेटका गुफा आपको याद रखने की जरूरत है, जो कि प्रागैतिहासिक काल का एक उदाहरण है। ये जो भीमबेटका गुफाएं हैं वो कहाँ पड़ते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। ये पड़ती है हमारी मध्य प्रदेश में, जो विंध्याचल पर्वत है उसके पास में पड़ती है। ठीक है, मध्य प्रदेश में दो पर्वत श्रेणी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा, ये दोनों पर्वत श्रेणियां मध्य प्रदेश में पड़ती है। तो भीमबेटका गुफा जो है हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंदर है मध्य प्रदेश में। तो ये चीज आप याद रखिएगा, भीमबेटका गुफा कहाँ है, किस लिए प्रसिद्ध है और कौन से काल से वो रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद का समय आता है वो हाफ हिस्ट्री पीरियड। तो पूरा इतिहास पे आने से पहले हाफ हिस्ट्री आई। तो इस समय में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, ये तो बस टाइम सीक्वेंस के लिए रखा है कि पहले प्री हिस्ट्री फिर हाफ हिस्ट्री, अब जो आएगी वो हमारी हिस्ट्री आएगी। अब हिस्ट्री हमारी चालू होती है पाषाण काल से, स्टोन एज। स्टोन एज मतलब पत्थर युग। इस समय में मानव ने पत्थर का इस्तेमाल चालू करा, उपयोग करना स्टार्ट करा। तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पाषाण काल जब शुरुआत होती है यहां से, मान लीजिए ये पूर्व पाषाण काल है, उसके बाद मध्य पाषाण आया, और जो सबसे पुराना पाषाण काल, सबसे नया पाषाण काल है, उसे नव पाषाण काल कहा गया। तो पूर्व पाषाण काल में अब देखिए, आग ऐसी चीज है जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे खाना बनाना हो, चाहे जंगली जानवरों को भगाना हो, चाहे रोशनी लानी हो। तो सबसे पहले समझदार इंसान क्या करेगा? आग का आविष्कार करेगा। तो सबसे पुराने समय में पूर्व पाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ? आग का आविष्कार हुआ। मध्य पाषाण काल में कोई ऐसी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी नहीं हुई, तो इसमें आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है नव पाषाण काल।
तो नव पाषाण काल में न्यू मानव है, ठीक है। नव मतलब क्या होता है? नया। नए समय में नई तरीकों की डिस्कवरी होगी, नया तरीके का दिमाग है तो नई चीजें आएंगी। तो जिस चीजों में दिमाग लगता है वो चीजें नव पाषाण काल में खोजी गई। जैसे कृषि, कृषि के लिए आपको पता ही है कितना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। मानव ने सोचा कि हाँ ये बीज है, इसे गाड़ना है, ठीक है, पानी पड़ेगा फिर ये उगेगा। तो कृषि जो थी उसका आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। साथ में पहिए का आविष्कार। आप सोच सकते हैं पहिया बनाना कि हमें गोल ही बनाना है, चौकोर नहीं बनाना है। जो शुरुआती मानव है उसके लिए तो ये काफी ज्यादा सोचने की चीजें थी। तो पहिए का आविष्कार भी नव पाषाण काल में हुआ। साथ में जानवरों को पालतू बनाना भी नव पाषाण काल से स्टार्ट होता है। और सबसे पहले मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया। और कृषि की बात करें तो कृषि में मानव ने सबसे पहले जो खेती करी जिन फसलों की वो थी गेहूं, चावल और जौ। आप इजीली याद रख सकते हैं कि गेहूं सबसे ज्यादा उपयोग होते हैं, गेहूं चावल का ही। तो गेहूं चावल जौ ही सबसे पहले कृषि के लिए उपयोग की गई फसलें थी, ठीक है। तो एक बस्ती है हमारी पुराने समय की, मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में हमें सबसे पहले कृषि का उदाहरण मिलता है मेहरगढ़ से, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद रखिएगा। उसके बाद स्टोन एज खत्म हुआ। स्टोन एज मैंने बता दिया आपको क्या क्या चीजें थी इंपॉर्टेंट। तो स्टोन एज के बाद क्या आता है? स्टोन एज के बाद आता है हमारा ब्रॉन्ज एरा। मतलब जिस समय में आदमी ने तांबे, कांस्य, तांबा, ये सारी धातु इस्तेमाल करनी स्टार्ट कर दी। तो स्टोन एज से हम तांबे वाली संस्कृति में जाएंगे। उसके बीच में हमारा ताम्र पाषाण युग पड़ेगा। अब पाषाण युग क्या है? मैंने देखा था स्टोन एज, स्टोन और ताम्र मतलब क्या होता है हमारा? कॉपर। तो कॉपर और स्टोन, उन दोनों के बीच के युग को कहा गया ताम्र पाषाण युग, ठीक है। इस युग में आप देख सकते हैं, इस युग में आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने की जरूरत है। इसकी एक इंपॉर्टेंट बस्ती है जो कि काफी बड़ी थी। उस बस्ती का नाम आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे इनाम गांव। आपसे क्वेश्चन आएगा ताम्र पाषाण युग की एक बस्ती का नाम बताइए, ठीक है। और 4 ऑप्शन होंगे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मेहरगढ़, इनाम गांव। तो आपको इनाम गांव चुनना होगा। तो बस ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, ताम्र पाषाण युग की बस्ती कौन सी? इनाम गांव, अब ये याद रखिए। और मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमने पढ़ाई ताम्र पाषाण युग। ताम्र मतलब क्या है? तांबा। तो तांबा धातु का उपयोग किया। तांबा मतलब होता है कॉपर। कॉपर धातु का उपयोग किया और उस धातु का उपयोग करके उसने जो औजार बनाया वो था कुल्हाड़ी। अगर आपसे पूछा जाए कि मानव ने सबसे पहले कौन सा औजार बनाया, तो वो कुल्हाड़ी था जो कि कॉपर के इस्तेमाल से बनाया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉपर, जैसे ऑप्शन आते हैं कि सिल्वर, आयरन, कॉपर या फिर कोई और गोल्ड। तो कई लोग लोहे पर टिक कर देते हैं कि मानव ने सबसे पहले लोहे का इस्तेमाल किया, लेकिन लोहा नहीं है यहाँ पे, ये तांबा है, कॉपर है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है वो बता दिया आपको। तो एक सीक्वेंस में आप पढ़ सकते हैं इसको। पहले प्रागैतिहासिक काल आता है, फिर इतिहास आता है। इतिहास में स्टोन एज से शुरुआत होती है। स्टोन एज भी 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो ये मैंने बताया, इसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है जैसे कुत्ते को, मतलब कृषि का आविष्कार किस समय में हुआ? आपके 3 ऑप्शन इस प्रकार होंगे, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो आपको नव पाषाण काल याद आना चाहिए कि इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है और नव पाषाण काल में ये चीजें हुई होंगी। तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हुए चल रहे हैं हम, चाहे कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो हमने स्टोन एज जो था पाषाण काल उसे खत्म करा। पाषाण काल क्या था? जहां पे मानव पत्थर का इस्तेमाल कर रहा था। तो उसके बाद आपका ताम्र पाषाण युग है। ताम्र पाषाण मतलब बीच का, कॉपर मतलब तांबा और जो पत्थर था उसके बीच का युग ताम्र पाषाण युग था। अब हमारा क्या आएगा? मानव यहाँ पर क्या करेगा? जो पत्थर से हट कर अब वो धातु की तरफ बढ़ेगा। तो कॉपर धातु सबसे पहले इस्तेमाल किया। दूसरी धातु थी वो थी ब्रॉन्ज, ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता में से एक है, उसमें मानव ने ब्रॉन्ज का ज्यादा इस्तेमाल करा। तांबे का ब्रॉन्ज एरा इसीलिए कहा जाता है इसे, सॉरी कांस्य का, तो ब्रॉन्ज एरा इसीलिए कहा जाता है इसे। ब्रॉन्ज क्या है? एक तरीके से तांबा ही है। ब्रॉन्ज क्या? एक अलॉय है। आपको पता है धातु होता है, एक अधातु होता है और एक होता है मेटालॉइड, ठीक है। मुझे हिंदी नाम नहीं पता उसका। अलॉय कहते हैं जिसमें दोनों चीजें मिली होती है, ना ही वो पूरी तरह से मेटल है ना ही वो पूरी तरह से नॉन मेटल है, मेटालॉइड है जो कि। तो ब्रॉन्ज एक मेटालॉइड है ऐसी, इसमें तांबा मिला हुआ है। मैक्सिमम इसमें क्या होता है? तांबा होता है और दूसरा क्या मिला होता है? टिन मिला होता है। तांबा और टिन जब दोनों चीजों को मिला दिया जाता है तो जो नई धातु बनती है वो होती है कांस्य, ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज एरा इसलिए कहा जाता है, एक तरीके से ये आपका तांबा ही है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज एरा कहा जाता है सिंधु सभ्यता को, याद रखिएगा आप। तो भारत में अगर बात करें मानव संबंधी सबसे पहला प्रमाण क्या कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी से। अब ऐसा क्यों मिलता है आप देख लीजिए, इसके पीछे रीजन ये है, आपने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, वहां पे भीमबेटका गुफा देखी, सबसे पुरानी गुफाओं में से एक है वो। तो भीमबेटका गुफाओं में मानव रहते थे, उन्होंने चित्र बनाया। तो भीमबेटका गुफा कहाँ थी? हमारी मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश से जो नदी निकलती है सबसे इंपॉर्टेंट वो नदी कौन सी है? नर्मदा। तो नर्मदा नदी के आसपास ही भीमबेटका गुफाओं के पास ही इंसान के सबसे पहले प्रमाण मिले हैं। नर्मदा घाटी
जो कि वहीं से निकलती है। तो वहीं पर हमारे भारत में सबसे पहले मानव का प्रमाण कहाँ से मिलेगा? नर्मदा घाटी से। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता की दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बस्तियां थी, उसमें सबसे ज्यादा बड़ी भी यही थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। तो पहले हड़प्पा की बात करते हैं। तो हड़प्पा बस्ती में आपको याद रखने की जरूरत है कब इसकी खोज हुई थी। 1921 में इसकी खोज हुई थी और दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, नाम नोट के लिए, दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी 1921 में। सेकंड हमारा आता है मोहनजोदड़ो। इसकी खोज किसने की थी? 1922 में खोज की गई। और किसने की थी? रखलदास बनर्जी। आरडी बनर्जी भी कहा जाता है रखलदास बनर्जी को। ठीक है, रखलदास बनर्जी जी ने खोज की थी। तो दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी, ये याद रखिएगा। रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? पहली बात तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं। पहले जो अखंड भारत था उस समय की बात थी तो, ठीक है, लेकिन अब ये जो पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं, हड़प्पा भी और मोहनजोदड़ो भी। हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे पड़ता है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी है रावी नदी, उसके किनारे हड़प्पा का क्षेत्र पड़ता है हमारा। और मोहनजोदड़ो जो पड़ता है वो सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की बस्ती है। तो मोहनजोदड़ो का जो दूसरा नाम है वो याद रखने की जरूरत है आपको, वो है मृतकों का टीला। ठीक है, माउंड ऑफ डेड भी कहा जाता है, माउंड ऑफ डेड। ठीक है, मृतकों का टीला का इंग्लिश नाम है माउंड ऑफ डेड, वो आप याद रखिएगा, बुक में भी लिखा होगा, आप उसे एक बार हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता, अब बात करते हैं इसकी विशेषताएं क्या थी जहां से क्वेश्चन बनते हैं। सिंधु सभ्यता कैसी थी? बस्ती थी, मतलब एक ग्रामीण बस्ती थी या नगरीय सभ्यता थी, ये बताने हैं आपको। तो मैक्सिमम लोग क्या कहेंगे, ये तो ग्रामीण बस्ती थी। ठीक है, सबसे पहले समय में तो गांव ही होंगे ना, लेकिन ये सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। यहां पर ज्यादातर लोग व्यापार पे उनका जीवन निर्भर था। ठीक है, खेती पर ज्यादा लोगों का जीवन नहीं था, वो लोग व्यापार करते थे, चीजों को इधर उधर बेचते थे, खरीदते थे, उस पर उनका जीवन ज्यादातर आश्रित था। तो एक नगरीय सभ्यता थी, ये याद रखने वाला पॉइंट है इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेकंड हमारा आता है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाने वाला सिंधु सभ्यता से, कि यहाँ की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी। इमारत मतलब क्या है? भवन है यहाँ पे जिसमें दीवारें बनी हो, ऊंचाई पे स्थित हो। ठीक है, वो इमारत है हमारी। तो इमारत सबसे बड़ी कौन सी है? अन्नागर। अन्नागर मतलब ग्रेट ग्रेनरी कह सकते हैं, लिखिए इसको, ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेनरी मतलब समझ रहे हैं, जहां पे ग्रेन रखे जा रहे हैं, अनाज रखा जा रहा है, उसे ग्रेट ग्रेनरी कहा जाता है। अन्नागर जो था यहाँ का सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं मोहनजोदड़ो से मिला स्नानघर एक प्रमुख स्मारक है। तो ये पूछा जाता है स्नानघर कहां पर था? हड़प्पा में था, मोहनजोदड़ो में था, कालीबंगन में था, धोलावीरा में था, ऐसे करके आपको नाम दे दिया। तो स्नानघर जो था, जो नहाने की जगह थी, वो मोहनजोदड़ो में थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो से जो इंपॉर्टेंट चीज मिलती है, नृत्यक की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। ठीक है, नाचती हुई एक कांस्य की मूर्ति मिली है, मतलब नाचते हुए कोई चित्र होगा, एक कांस्य मतलब ब्रॉन्ज से बनी हुई एक मूर्ति है ये, जो कि कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मोहनजोदड़ो से और क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है एक सील पर 3 मुख वाले देवता, जिन्हें पशुपतिनाथ कहा गया है। एक सील पर मतलब 3 मुख वाले देवता हैं, उनकी एक मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ जिन्हें कहा गया है। ये डायरेक्ट याद रखने वाली चीजें हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से, जैसे ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अन्नाघर वाला, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सिंधु सभ्यता का इंपॉर्टेंट बंदरगाह कौन सा था। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदरगाह जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है वो है लोथल। ठीक है, जो कहां पड़ता है? हमारे गुजरात के क्षेत्र में पड़ सकता है। आप याद रख सकते हैं गुजरात में सबसे ज्यादा जो हमारा सी से मैच करता है, समुद्र से मिलने वाली सीमा गुजरात में, तो लोथल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदरगाह था सिंधु सभ्यता का। और सेकंड नंबर का बंदरगाह हम कह सकते हैं सूतकोतता था, जो कि गुजरात में ही पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बनता है वो लोथल। लोथल को बिल्कुल नहीं भूलना, सूतकोतता को भूल भी जाओ चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ठीक है, किसकी उपासना करते थे? वो थी मातृ देवी। वो धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे। ये पॉइंट आप याद रखने की जरूरत नहीं, बस माइंड में रख लीजिए। हम मातृ देवी की पूजा करते थे, धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, वृक्ष पूजा भी करते थे। शिव पूजा का साक्ष्य सबसे पहले कहां से मिलता है? सिंधु सभ्यता से ही मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है। सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता सब एक ही नाम है, अलग अलग नाम नहीं है। सिंधु सभ्यता के अंदर ही हड़प्पा एक बस्ती आती है, तो हड़प्पा सभ्यता भी उसी का एक हिस्सा है। तो स्वास्तिक चिन्ह भी यहीं से हमें मिला है, जो आपका चिन्ह होता है ऐसे, सॉरी गलत चिन्ह बना दिया, उल्टा बन गया शायद, हाँ ये होता है चिन्ह ये। तो ये स्वास्तिक का चिन्ह है, वो भी हड़प्पा सभ्यता की देन है। और शिव पूजा का सबसे पहला प्रमाण भी हमें
सिंधु सभ्यता से मिलता है। तो सिंधु सभ्यता के हमने जो मैक्सिमम पॉइंट्स है वो कवर कर लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच गए हैं वो हम क्वेश्चंस की फॉर्म में कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चन करने वाले हम। तो इसमें एक पॉइंट एक ये लिखा हुआ है वो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर एक कुछ इंपॉर्टेंट जगहें थी वो आपको याद रखनी जरूरत है। कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन आपकी बुक में भी नाम दिया होगा, ठीक है। ये कहाँ पर थी ये आपको याद रखने की जरूरत है। कालीबंगन ये क्षेत्र आपका पड़ता था राजस्थान में। तो ऐसा पूछा जाता है कालीबंगन जो सिंधु सभ्यता का एक बस्ती है वो कहाँ थी, वो आपकी कहाँ थी, राजस्थान में थी। ऐसे ही सबसे बड़ी बस्ती पूछी जाए सिंधु सभ्यता की कौन सी थी, वो आप लोग इजीली बता सकते हैं, मोहनजोदड़ो थी। वो सबसे बड़ी बस्ती थी सिंधु सभ्यता की, जो कहाँ पड़ती है, पाकिस्तान में पड़ती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी, तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है। तो वो सबसे बड़ी बस्ती थी राखी गढ़ी। राखी गढ़ी जो थी वो भारत में सबसे बड़ी बस्ती है सिंधु सभ्यता की, जो कहाँ पड़ती है, हमारी हरियाणा में पड़ती है, ठीक है। ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा ये, बस मैंने बता दिया आपको। वैसे जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनता है, मोहनजोदड़ो सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी बस्ती आपसे पूछ लेगा। इंडस सिविलाइजेशन कौन सी, तो वो थी मोहनजोदड़ो, ठीक है। लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए, जैसे इंपॉर्टेंट बस्ती राखी गढ़ी एक इंपॉर्टेंट बस्ती है, कालीबंगन एक इंपॉर्टेंट बस्ती है। ये कहाँ पड़ती थी, कालीबंगन राजस्थान में और राखी गढ़ी हमारी पड़ती थी हरियाणा में। और एक और आती है इंपॉर्टेंट धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा याद रखिएगा। धोलावीरा इंपॉर्टेंट बस्ती में से एक है, जो कि कहाँ पड़ती थी, धोला से याद आ रहा है धूल, तो धूल कहाँ पे उड़ती है, गुजरात के कच्छ में। तो गुजरात के कच्छ जिले में पड़ती थी धोलावीरा, ठीक है। जैसे इंपॉर्टेंट बस्तियां लोथल, सूदकोसदा, धोलावीरा तीनों गुजरात में क्षेत्र में। लोथल और सूदकोसदा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने कवर कर लिए यहाँ पे, आप उन्हें याद कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। ऐतिहासिक काल से लेकर सिंधु सभ्यता तक के सभी पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं। एग्जाम में इससे बाहर कोई पॉइंट नहीं आएगा और बाकी जो पॉइंट्स है वो आपके ये एमसीक्यू टेस्ट से क्लियर हो जाएंगे। तो अब हमारे 15 क्वेश्चन का एमसीक्यू टेस्ट चाहिए, इसको आपको एकदम टेस्ट की तरह लेना है, ठीक है। जो भी मैंने पढ़ाया है उसी से रिलेटेड है और अपना मार्क्स आपको सबको जरूर मेंशन करना है कि इन 15 में से आपका क्या स्कोर रहा, ठीक है। इसी से आपको पता चलेगा कि आपने जो मैंने पढ़ाया अभी तक वो आपको कितना समझ में आया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है आपका, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो सबसे पहले जब इतिहास चालू हुआ तो उस काल को क्या कहा जाता है। सब जो मैं पढ़ा चुका उसी में से है, आप पहले खुद पॉज करके एक बार आंसर देखें, उसके बाद मैं जो बताऊंगा तो एक बार मैच करके देख लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, पूरा पाषाण काल। तो मैंने पाषाण काल बताया था आपको, स्टोन एज, उसको 3 पार्ट में बांटा था। फर्स्ट था हमारा पूरा पाषाण काल, सेकंड था हमारा मध्य पाषाण काल और थर्ड था हमारा नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल सबसे आरंभिक काल हुआ है हमारा, ठीक है। अगर यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल भी होता तो हमारा वो आंसर होता कि सबसे पहले इतिहास का जो था, इतिहास से भी पहले जो था वो था प्रागैतिहासिक काल, ठीक है। पूरा पाषाण काल ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है ये बताइए। साथ में बताइए भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका मध्य प्रदेश में पड़ती है भीमबेटका गुफा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पास, ठीक है। और भीमबेटका गुफा किस लिए प्रसिद्ध है, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। शैल चित्र मतलब पत्थरों पे जो चित्र बनाया गया था प्रागैतिहासिक काल में, उसके लिए फेमस है हमारी शैल चित्र के लिए भीमबेटका गुफा। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। कौन सा काल था, युग था जिसमें पत्थर के औजार पाए गए। तो देखिए पत्थर वाला युग था जो था पाषाण काल, स्टोन एज। तो पाषाण काल कहाँ चालू होता है, पूरा पाषाण काल से। सबसे पहले पत्थर के औजार कहाँ पाए जाएंगे, पूरा पाषाण काल में, ठीक है। सबसे पहले पाषाण काल ही मतलब स्टोन एज है, पूरा पत्थर इस्तेमाल होना चालू हुआ तो पत्थर के औजार भी किसमें पाए जाएंगे, पूरा पाषाण काल से पाए जाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं। एयरफोर्स एग्जाम के जो आंसर की नहीं आती इसलिए पता नहीं चल पाते, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन भीमबेटका वाला क्वेश्चन एयरफोर्स एग्जाम पूछा जा चुका है, ठीक है। मानव से पहले किस धातु का इस्तेमाल किया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो एयरफोर्स, नेवी, एसएससी के सबके लिए सफिशिएंट है ये, आप इसको आराम से करें और निश्चिंत होकर पेपर में जाए। नेक्स्ट आप देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। बताइए, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। तो लोथल की बात करें, ये तो गुजरात में पड़ता है, तो गुजरात में सिंधु नदी है ही नहीं। कालीबंगा हमारा राजस्थान क्षेत्र में पड़ता है, जिस वहां पे भी सिंधु नदी नहीं बहती। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा दोनों पड़ते हैं पाकिस्तान क्षेत्र में, और हड़प्पा जो है वो इंपॉर्टेंट रावी नदी के किनारे है ये, और मोहनजोदड़ो हमारा है सिंधु नदी के किनारे। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होगा आपका, सिंधु नदी
के किनारे पड़ता है मोहनजोदड़ो स्थल, और हड़प्पा याद रखिएगा ये पड़ता है रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट आपका सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि आप बताइए, तमिल, खरोष्ठी, ब्राह्मी, अज्ञात में से कौन सी? अज्ञात मतलब नहीं पता, चलिए ठीक है ये समझिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अज्ञात लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता की कोई भी लिपि नहीं थी, लेकिन अगर आप लूसेंट बुक देखेंगे तो उसमें भाव चित्रात्मक, मतलब जो भावनाएं थी उन्हें चित्रों के थ्रू दिखाया गया है, भाव चित्रात्मक शैली इसकी बताई गई है सिंधु घाटी सभ्यता की। लेकिन ये ऑप्शन में हो तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये ऑप्शन दिखेगा अज्ञात, कुछ भी नहीं पता। तो इसकी लिपि क्या थी? अज्ञात लिपि थी। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मैंने बताया था माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें से लगे कि कुछ नोट्स में नहीं था जो मैंने पढ़ाया, तो आप उसको लिख देते हुए चलें। जो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? भवन की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। भवन मतलब इमारत टाइप, तो वो था हमारा अन्नागर, धान्यगर। अन्नागर नहीं लिखा है यहाँ पे, धान्यगर लिखा है। धान्य मतलब यहाँ पे धान वगैरह रखी जाती है, अनाज को रखा जाता है। ग्रेट ग्रेनरी, ग्रेनरी GRANARY, ठीक है। ग्रेट ग्रेनरी सबसे बड़ी थी। विशाल स्नानघर कहां पे पाया गया? ऐसा क्वेश्चन ही बनता है, वो मोहनजोदड़ो में पाया गया। नेक्स्ट आपका वही क्वेश्चन है, विशाल स्नानघर, ग्रेट बाथ कहां मिला है? ये मैंने अभी कराया आपको, ये कहां मिला है? हमारा मोहनजोदड़ो में मिला है विशाल स्नानघर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इजी क्वेश्चन था, आप पहले खुद करें उसके बाद सॉल्यूशन देखें। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? बताइए। नटराज की मूर्ति, नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध की, या नरसिम्हा की मूर्ति? आपका नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति हमें सिंधु घाटी से मिली है। नटराज की मूर्ति काफी ज्यादा फेमस है, जो कि चोल कालीन है, चोल साम्राज्य के समय में बनी थी ये। चोल कालीन मूर्ति है नटराज की, वो काफी ज्यादा फेमस है। नृत्य करती हुई बालिका आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से मिली है, और साथ में 3 मुख वाले देवता की मूर्ति पशुपतिनाथ की एक सील मिली है, वो भी सिंधु घाटी से मिली है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, देवी माता की पूजा किस सभ्यता संबंधित है? आर्य सभ्यता, वैदिक सभ्यता से, भूमध्य सागरीय सभ्यता से, सिंधु घाटी सभ्यता से, या उत्तर वैदिक सभ्यता से? अभी हमने बात करी देवी माता की पूजा, मातृ उपासना, ठीक है, और धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, वृक्ष पूजा करते थे, शिव पूजा के साक्ष्य मिला है, ये सब हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिला है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन मिस ना करें, और अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा है इन क्वेश्चनों में। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, मतलब पतन नगर, बंदरगाह कौन सा है? ठीक है, तो कालीबंगन, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो में से कौन सा ऐसा प्रमुख बंदरगाह है वो बताइए। तो वो आपका लोथल, जो कि पड़ता है गुजरात में। तो ये इंपॉर्टेंट बंदरगाह सिंधु नदी का, सिंधु घाटी का। अगर लोथल ऑप्शन में ना हो, सूतकोतदा, सूतकोतदा हो ऑप्शन में, तो वो भी करेक्ट है। ये दोनों इंपॉर्टेंट बंदरगाह थे सिंधु घाटी के, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही पूछा जाएगा लोथल। ठीक है, ये आपका कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और कालीबंगन कहाँ पड़ता है ये भी याद रखिएगा, कालीबंगन पड़ता है राजस्थान में, रोपड़ पड़ता है हमारा पंजाब में, और मोहनजोदड़ो आपको पता ही है पाकिस्तान में पड़ता है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, वो भी पाकिस्तान क्षेत्र में है। नेक्स्ट हम बात करें सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, या बढ़ईगिरी? ताकत क्या थी? कृषि और व्यापार, इन दोनों में मैक्सिमम लोगों का डाउट रहेगा, तो इसका ऑप्शन होगा बी ऑप्शन आंसर होगा इसका, व्यापार। सिंधु अर्थव्यवस्था कैसी थी? सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, एक ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। तो यहाँ की ताकत क्या थी? अर्थव्यवस्था की व्यापार थी। जैसे वैदिक सभ्यता की ताकत क्या थी? कृषि थी उनकी ताकत। नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो कौन सी धातु थी जो हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, लोहा। तो सिंधु सभ्यता में तांबे का इस्तेमाल भी होता था, सोने का भी होता था, चांदी का भी होता था, लेकिन लोहे का इस्तेमाल नहीं होता था। ये क्वेश्चन आप ढंग से पढ़िए, कौन सी धातु नहीं पाई जाती थी, कौन सी धातु पाई जाती थी, ये क्वेश्चन होता तो तांबा होता। मतलब यहाँ पे तांबा सबसे पहली धातु थी, लेकिन ये तीनों एक साथ इस्तेमाल करी जा रही थी। सबसे पहले तांबे का इस्तेमाल हो, उसके बाद सोना चांदी का भी इस्तेमाल हड़प्पा सभ्यता में होने लगा था, लेकिन लोहे का इस्तेमाल उन्होंने कभी नहीं किया। लोहे का इस्तेमाल वैदिक लोगों ने, वैदिक सभ्यता में आर्यों द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए एक और बार उसे। किस नवपाषाणिक स्थल में गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं? ये क्वेश्चन हाँ मैंने मिस कर दिया था, ये फैक्ट मैंने आपको नहीं बताया था। नवपाषाण युग पढ़ा था हमने, तो नवपाषाण युग में एक
गर्त निवास लोगों ने बनाना चालू करा कश्मीर में। कश्मीरी नवपाषाणिक बस्ती थी, वहां पे गर्त निवास मतलब गड्ढे में घर बना रखा है, जैसे आजकल होता है बेसमेंट, वैसे बेसमेंट टाइप में घर बना रखे थे। गर्त निवास मतलब उसमें सीढ़ियां लगी होती थी और नीचे जमीन से नीचे, सड़क से नीचे घर होता था। तो वो गर्त निवास कहाँ पे बनाए गए थे, किस नवपाषाणिक स्थल पे मिले हमें, उसका साक्ष्य हमें मिला है बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में पड़ता है। कश्मीरी नवपाषाणिक पूरा स्थल है ये। यहां पर हमें गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं, बेसमेंट वाले गर्ते, उसके साक्ष्य मिले। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार याद कर लीजिएगा। नवपाषाणिक स्थल जिसमें ही गर्तनिवास मिला है वो था बुर्ज होम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था, ये मैं बता चुका हूं आपको। हड़प्पा था पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। तो यही सारे आज के क्वेश्चन थे। इतना ही जितना पढ़ाता जा रहा हूं आपको, अगर आप उतना भी पढ़ेंगे तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्जाम में। ठीक है, जीके से रिलेटेड। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। और जरूर बताइएगा कि इस सीरीज को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए।